कर्नाटका हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फिर से सुनवाई का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और ये बात या हम ये कहें उस सुनवाई का इंतज़ार हम तब कर रहे हैं जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 192 बर्थ एनिवर्सरी फ़ातिमा शेख की। फ़ातिमा शेख जो कि एक सोशल रिफॉर्मर रही हैं, एजुकेटर रही हैं और सबसे बड़ी बात मॉडर्न इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर रही हैं। फ़ातिमा शेख को सावित्री बाई फुले उस टाइम की एक सामाजिक या कहें सोशल पिलर थी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं और दलित महिलाओं की एजुकेशन पे काम किया। आज के वक़्त में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये देखते हैं जिस तरह से लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि क्या हमें फिर से उसी पैट्रियार्की और सोशल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के जरिए आज हम बात करेंगे उसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जहां से हमको और या आपको इंसाफ की उम्मीद बनी रहती है। कल ही तो हमने मनाया था फातिमा शेख की 192वीं जयंती। फातिमा शेख एक मुस्लिम औरत थी, महिला थी, जिन्होंने तालीम को तहरीक बना दिया था। आम आवाम के बीच तालीम का मकसद क्या है उसको लेकर चली थी। उनका जन्मदिन कल था और हम लोग कल ही मनाए थे। अगर हम फातिमा शेख की बात कर रहे हैं, फातिमा शेख ने जिस तरीके से तालीम को एक तहरीक के रूप में अपनाया था और आवाम के बीच लेकर गई थी, आज उसी हिंदुस्तान में परसों एक खबर आई है कि कर्नाटक के उडुपी में हिजाब की वजह से जो आंदोलन चला या हिजाब की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई, मुसीबत पैदा हुई, उसके कारण वहाँ के सरकारी स्कूल में यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो वहाँ पीयूसी बोला जाता है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज उसको बोला जाता है, वहाँ मुस्लिम लड़कियों और लड़के दोनों स्टूडेंट का दाखिला 50% कम हो गया है हिजाब की वजह से। मामला क्या था वो आपको पता है कि उडुपी में एक गवर्नमेंट जो स्कूल चलाती है, सरकारी कॉलेज जो चलाती है, उसमें 6 लड़कियों को स्कूल ने कहा पिछले साल 2021 में ही कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आ सकते और हिजाब उतरवाया गया। फिर वो मामला यहाँ तक चला कि दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठी होती चली गई और वो एक सांप्रदायिक मोड़ पर आकर नफरत के मोड़ पे आके खड़ा हो गया। असर जो पड़ा, जो मुस्लिम लड़कियां सरकारी स्कूल में जा रही थी या इवन लड़के, जो मुस्लिम लड़के सरकारी स्कूल में जा रहे थे, उनका जो 2021-22 में जिस तरीके से वो दाखिला रहे थे जिस स्तर पर, उसमें 50% की कमी आई है 2022-23 में, जो अभी साल चल रहा है। और ये इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी की। फिर तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर 50% लड़के और लड़कियां मुस्लिम आबादी शिक्षा से, तालीम से दूर हो रही है। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नहीं देख रहा है? पिटीशन जरूर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में फैसले भी हुए। उडुपी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 6 लड़कियों को कहा जाता है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आ सकते। वो स्कूल हमारे और आपके पैसे के टैक्स से चलता है, जो वहाँ की आवाम देती है, उस पैसे से वो स्कूल चलता है। जब रोका जाता है तो एक धीरे धीरे ये आग सुलगती जाती है और हिंदू बनाम मुस्लिम बनके सड़क पर दिखने लगती है। दोनों समुदाय एक सड़क पे आ जाते हैं और इस बात पे लड़ाई होने लगती है कि आपको हिजाब हम पहनने नहीं देंगे। हाँ, सबने देखा, टोटल सोशल मीडिया पे देखा, टीवी पे देखा, अखबारों में भी खूब छपे। लेकिन हमारी सरकार हो, हमारी न्यायपालिका हो, जुडिशियरी हो, उस पर किसी तरह का कोई असर अब तक नहीं पड़ा है। अगर पड़ता तो 50% मुस्लिम बच्चे स्टूडेंट सरकारी स्कूल में जाने से क्यों कतराते या क्यों नहीं जा रहे हैं? वो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाना चाह रहे हैं? या जो वहाँ पे मुस्लिम आबादी जो स्कूल चला रही है या जो इंस्टीट्यूशन चला रही है एजुकेशन, उसमें क्यों जाना है? उसमें उनकी बढ़ोतरी हुई है, वहाँ वो जाना पसंद कर रहे हैं। मतलब सरकार पर से आवाम का विश्वास उठ गया है क्या? और साथ साथ में
आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से कोर्ट की अपनी भूमिका रही, मान लीजिए सरकार अगर कुछ गलत करती है, हमारा संविधान तो इसीलिए बनाया गया था ना कि एब्सोल्यूट राइट किसी को नहीं है, मनमाना अधिकार किसी को नहीं है लोकतंत्र में, चाहे वो राज्य सरकार हो या राज्य सरकार के मातहत जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, यानी स्कूल भी तो उसके मातहत आ रहे हैं ना। मनमाना अधिकार, फैसला लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन ये हुआ कर्नाटक के अंदर। इसको थोड़ा सा समझिए कि कैसे अगर ये चीज़ें चलती रही, उसके बाद गवर्नमेंट ने 5 फरवरी को एक ऑर्डर निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला जिसमें ये कहा गया कि अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल यूनिफॉर्म में आना होगा। आपका ड्रेसअप क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका बिलीफ क्या है, मतलब आप किस मजहब को मानते हैं उससे कोई मतलब नहीं, मजहब के अंदर क्या कहा गया है उससे कोई मतलब नहीं, आपकी संस्कृति क्या है, आप एक स्कूल ड्रेसअप में आप सरकारी स्कूल में आएंगे। ये सरकार के द्वारा 5 फरवरी को एक आदेश निकाला गया। जी, उस आदेश को वहाँ की आबादी ने कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया और 15 मार्च को कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है। 15 मार्च के बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, वहाँ के लोग लेके पहुंचते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। नाइंसाफ़ी किस बात की हो रही है? 4 मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर, मौलिक अधिकार है, जो आप पैदा होते हैं वो उसके साथ वो अधिकार जुड़कर चला आता है, उसमें किसी को देने नहीं देने की बात नहीं है, लेकिन संविधान में उसको कोडिफाई किया गया, लिखा गया है। वो है आर्टिकल 14, बराबरी का अधिकार, मतलब सबको आप बराबर शिक्षा देंगे। उसके साथ आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है या कुछ कहने की आज़ादी है। उसके बाद आर्टिकल 21 जो आर्टिकल भारत के संविधान में डाला गया है, लिखा गया है, कोडिफाई किया गया, उसमें लगभग 35 अधिकार है, जिसमें शिक्षा का भी अधिकार है, शिक्षा के अधिकार का जिक्र है। वो आपका मौलिक अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। वो चाहे आपातकाल भी लग जाए, उस अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उस अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 25 बात कर रहे हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम बच्चियों की बात कर रहे हैं, जो हिजाब का मामला है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी जिस मजहब के हैं उसकी संस्कृति को आप बेखौफ और बेलौस, बिना डर के, बिना किसी बाधा के आप उसको मानिए, आप उसको अपने साथ जिंदा रखिए। उसमें सरकार, राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो मौलिक आज़ादी है, अल्पसंख्यकों को दिया गया है। और मुसलमान अल्पसंख्यक है, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुस्लिम ही आबादी है हिंदुस्तान में। फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया पता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको संजीदगी से देखा ही नहीं। मामला पढ़ाई का है, राइट टू एजुकेशन का है, मामला लड़कियों के पढ़ाने का है, बार बार जिक्र होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि एक लड़की को आप पढ़ा दीजिए तो पूरा घर पढ़ लेता है। ये कोर्ट है मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को 6 महीने लगे उस इशू को, उस मुद्दे को समझने में, और 6 महीने के बाद लिस्ट किया गया। और जब लिस्ट किया गया तो अक्टूबर 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 209 पेज में वो फैसले लिखे गए और फैसला कुछ भी नहीं था। चीफ जस्टिस उस वक्त के रमन्ना साहब थे, उन्होंने कहा इसके लिए हम संवैधानिक बेंच बनाएंगे, एक जज की तबीयत अभी खराब है इसलिए नहीं। मतलब मुद्दे की संजीदगी आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या सरोकार है। एक छात्र की ज़िंदगी से, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी से सरोकार होना चाहिए था। उसको मजहब की बुनियाद पे आप स्कूल नहीं आने देते और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक जज की तबीयत खराब है। और 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 209 पेज का। 209 पेज में 2 जज की बेंच, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, दोनों फैसला लिखते हैं और दोनों अलग अलग फैसला लिख रहे हैं, एक दूसरे के उलट लिख रहे हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक बेंच था उसका फैसला माना जाता है कि एक स्वर से आएगा। मतलब दो जज हो या 3 जज हो या 5 जज हो, सारे जज के फैसले एक जैसे होंगे, ये माना जाता है। लेकिन
जिसमें फैसला उलट था। और उसमें हेमंत गुप्ता का कहना था कि नहीं, ये अगर यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा जाता है तो आप यूनिफॉर्म में आइए, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी संस्कृति क्या है, आपका मजहब क्या है। हेमंत गुप्ता भूल गए कि हमारा देश जो है विभिन्नताओं में जीता है, डाइवर्सिटी में जीता है। जो नॉर्थ इंडिया में कपड़े पहने जाते हैं, जो तमिलनाडु में पहने जाते हैं, क्या तमिलनाडु के लोगों को उस कपड़े में सरकारी दफ्तर में प्रवेश करने से रोक देंगे क्या? उनका वो कल्चर है। क्या भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, कश्मीर के बारे में क्या नहीं कहा गया है? भारत का अभिन्न हिस्सा है, अहम हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। और कश्मीर के अंदर कभी आपने सुना यह स्वर कि वहाँ बुर्का, हिजाब या किसी भी बात को लेके सरकारों ने कोई नोटिस किया? भारत तो विभिन्नताओं में जीता है। आप चले जाइए पंजाब, पंजाब में क्या स्थिति है? वहाँ भी सरकारी स्कूल है। क्या वहाँ सरकारी स्कूल ने कहा कि आप पगड़ी पहनकर नहीं आओ? छोड़ दीजिए, दिल्ली राजधानी है, आप किसी भी स्कूल में पगड़ी पहनकर चले जाइए, स्कूल वाले कभी नहीं आपको कहेंगे, अनलेस अनटिल वो प्राइवेट स्कूल नहीं हो तो, या आपका कोई रिजर्वेशन, आपका कोई विशेष वो नहीं सीमा हो तो। कभी ऐसी बातें नहीं कही गई। और हमारा तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 ही कहता है कि ये फंडामेंटल राइट है, आप जिस मजहब के रहिए उसको जीने का अधिकार है। स्कूल तो एक पब्लिक प्लेस होता है जो राज्य सरकार पैसे देकर चला रही थी। ओडोपी की बात जहाँ पे हिजाब की बात मैं कर रहा हूँ। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने क्या क्या कहा कि किसी का बिलीफ सिंसियर है, मतलब विश्वास किसी का है उसमें, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो कोई कारण नहीं बनता है कि हिजाब पर हम बैन लगाएं या हिजाब कोई नुकसान। स्टूडेंट से किसको नुकसान हो रहा था? नंबर 1। उन्होंने दूसरी चीज क्या कहा, कोर्ट धार्मिक मामलों को तय करने के लिए नहीं बैठी है। धर्म का कोर्ट से कोई रिश्ता नहीं है कि कौन धर्म फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उसी प्रकार उन्होंने कहा स्कूल एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पहनावे या किसी धार्मिक विश्वास के कारण किसी के जिंदगी का बुनियादी अधिकार पर रोक लगाई जाए। ये सुधांशु धूलिया का कोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो 209 पेज में हमने पढ़ा, 209 पेज का है। फिर उन्होंने कहा स्कूल के गेट पर हिजाब उतरवाना एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी निजता पे हमला भी होता है। उनका एक कोट है, आर्टिकल 19(1) का उन्होंने जिक्र किया, 19/1 और आर्टिकल 21 का। फिर उन्होंने क्या कहा कि कर्नाटका स्कूल एजुकेशन एक्ट 1983 कहता है कि आप ऐसा सरकारी स्कूल में ऐसा सिलेबस बनाइए जिससे इस मुल्क का जो कंपोजिट कल्चर है, बहुसंस्कृति जो है, अलग अलग मजहब को जीने वाले, भाषा बोलने वाले, इन सब के कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा मिले। ये खुद कर्नाटका एजुकेशन एक्ट जो 1983 में बना, उसमें ऐसे सिलेबस स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा गया। वहाँ जो आंकड़े आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने आंकड़े बड़े अच्छे से डिकोड किया है कि किस रूप में वहाँ बच्चों ने पढ़ाई स्कूल जाना छोड़ दिया है और वजह क्या है। दक्षिण कर्नाटका में उडुपी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। 2021-22 में जहाँ सरकारी स्कूलों में लड़कियाँ जो थी, मुस्लिम लड़कियाँ 178 जा रही थी और लड़के जो थे 210 थे स्कूल जाने वाले, दाखिला लेने वाले। वो 2022-23 में उनकी स्थिति क्या हुई है, लड़कियां 178 से घट के सीधे 91 पे आ गई है, 91 पे, और लड़के सीधे 95 पे, 210 से 95 पे आ गए। वो सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं ले रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के स्कूल वालों ने क्या बताया, वो ऐसा नहीं है कि वो दाखिला वहाँ नहीं ले रहे हैं तो कहीं और भी नहीं जा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, या वहाँ मुस्लिम आबादी जो स्कूल अपनी स्कूल जो चला रही है वहाँ वो एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ दाखिला बढ़ा है। तो क्या सरकार अलग कर चुकी है इस आबादी को? सरकार हिस्सेदार उस
रिसोर्सेज में, उस संसाधन में नहीं बनाना चाहती जिस संसाधन को हमारे वहाँ की आबादी से जो टैक्स लिए जाते हैं उसके जरिए जो स्कूल खोला जाता है उसमें उनको हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती। यहाँ प्राइवेट स्कूल में मतलब गवर्नमेंट एडेड स्कूल या उनके आबादी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वहाँ 2021-22 में 328 लड़कियाँ थी और 334 लड़के थे। 22-23 में वो 487 लड़कियाँ और 440 मुस्लिम बच्चों ने दाखिला लिया। सलिहाट एक पीयू कॉलेज है उडुपी में, उसमें असलम हैकदी साहब ने बताया कि 2021-22 में हमारे यहाँ 30 लड़कियाँ थी, मुस्लिम लड़कियाँ। 2022-23 में वो 57 हो गई, मतलब आंकड़े बढ़े हैं। उनका ये मानना है जिस तरह से डर का माहौल बना, इस्लामोफोबिया फैला और हमारे बच्चे उसमें इतने डर गए और हम लोग भी डर गए कि इनको भेजना ठीक नहीं है। जिस तरह से गेट पे उनका पब्लिक ट्रायल हो रहा था, मतलब एक पब्लिक ट्रायल ही था सरकार के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आप किसी बच्चे को ऐसे गेट पे हिजाब उतरवा रहे हैं, तो एक तरह से उस आबादी के का एक ट्रायल भी हुआ वहाँ पे। ये इस्लामोफोबिया ट्रायल इसको आप कह सकते हो। और वो कौन कर रही थी? वहाँ की राज्य सरकार की स्कूल कर रहे थे, वहाँ के टीचर्स कर रहे थे। आप तो कई बार वीडियो में भी देखे होंगे कि टीचर्स स्टूडेंट को हिजाब उतारने के लिए पीछा कर रही है, जानबूझ के उतारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट खामोश, हमारा सुप्रीम कोर्ट खामोश इसलिए, और अभी तक खामोश है। अभी तक इस हिजाब के इशू को, जो एक फंडामेंटल राइट का इशू है, मौलिक अधिकार का मुद्दा है, मौलिक हक, बुनियादी हक का मुद्दा है, उसको सुप्रीम कोर्ट अभी तक लिस्ट नहीं की है। आखिर कब जागेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट से लोग सवाल तो पूछेंगे ना। ये 400 करोड़ बजट वाले इस सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम इदारा बचा है, एक बड़ा संस्थान बचा हुआ है जो संविधान ने हमें दिया। आप जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे? 3 ही तो बड़े संस्थान दिए गए हैं, एक सत्ता, दूसरा कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी और तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका। कितने भी कुछ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पे तो आम लोगों का बहुत भी विश्वास है। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट जागने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए वो बटे हुए दिए। एक जज साहब कुछ बोल रहे हैं, दूसरे जज साहब उसके उलट बोल रहे हैं। वो फैसला कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि 2 जज की बेंच, 3 जज में भी 3-2 से फैसला होता, 2-1 से फैसला होता, 3 जजों की बेंच भी बनती तो फैसला मान्य हो जाता। लेकिन यहाँ तो 1 by 1 का है। तो इसमें चीफ जस्टिस, हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इनको नहीं जागना चाहिए। इनको ये अखबार में तो ये न्यूज़ फ्रंट पेज पे आया है कि मुस्लिम बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, मुस्लिम स्टूडेंट लड़कों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इतना बड़ा डर का माहौल है, इस्लामोफोबिया इसके कारण जो क्रिएट किया गया, और ये बहुत राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो गई, वहां से चला। और कई राज्यों में बुर्का और हिजाब पहन के, एक लड़कियों का अपना एक पहनावा होता है, उस पहनावे पे ही सवाल किए जाने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट जागेगा कब? सुप्रीम कोर्ट की रैंकिंग कहाँ है पता ही है। अभी वर्ल्ड प्रोजेक्ट इंडेक्स जो जारी हुआ 2022 में, फंडामेंटल राइट्स मतलब बुनियादी हक की रक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है 140 देशों की सूची में 94 पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। तो क्या 100 क्रॉस करेगी सुप्रीम कोर्ट? अगर इसी तरह से हमारे बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे, इस्लामोफोबिया फैलता रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट फिर जागेगी कब? पूरे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भारत का जस्टिस इंडेक्स आपको पता है 140 में हम 77वें नंबर पे खड़े हैं। सिविल जस्टिस में तो हम 111 पे चले गए। मतलब हिजाब के कारण जो इस्लामोफोबिया सड़क पे फैला है वो सिविल जस्टिस का मामला है, उसमें हम 111 पे पहुंच गए। तो क्या हम मतलब 150 की तरफ ही बढ़ते रहेंगे? बस सवाल इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट जागिए, आप पे लोगों का बहुत विश्वास है, आप बहुत बड़ी संस्था हैं, आप इंसाफ की कोई ऐसी लकीर खींचिए जिससे
ये तमाम सवाल लोगों के मन से खत्म हो हमेशा के लिए, और जल्दी से जल्दी एक बेंच बनाइए और हिजाब के मसले को संविधान के अनुसार अपने संवैधानिक धर्म को निभाते हुए इसका इंसाफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।